नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। आज हम बात करेंगे 3.4 के तीसरे प्रश्न की। इसी तरह 4 में वह हमने पूर्ण वर्ग विधि 2 पढ़ी है हल करने के लिए, और एक हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि भी पढ़ी है। ठीक है, और दोनों से हम क्या निकालेंगे, अब इन प्रश्नों का हल निकालेंगे। सबसे पहले ये प्रश्न भाषाई रूप से दे रखे हैं तो इनको समझना जरूरी है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 2 से 90 हो। दो क्या लेने, क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होगा, लगातार संख्या लेंगे इसे। विषम धनात्मक पूर्णांक। अब तो मैं सबसे पहले बताऊं जी पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक मैंने बताया था सारी संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3 अनंत तक होंगी। 0, -1, -2, -3 पूर्णांक होंगे। धनात्मक ऋणात्मक 0 सारे शामिल होंगे इसमें। ठीक है, तो ये तो पूर्णांक है। पूर्णांक में से भी कौन से पूछे इसने, विषम धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक ही धनात्मक लेने, ऋणात्मक लेने, उसमें से भी कौन से लेने, विषम। इसका मतलब 1 लेना, 3 लेना, 5 लेना, इस तरीके से संख्या आनी चाहिए। अब ये बहुत सारी संख्या ऐसे तो इनको ले नहीं सकते, इसलिए हम मानेंगे संख्या। देखो कैसे, माना, सॉल्यूशन कर लेते हैं। माना जो दो में से पहली संख्या, माना पहली या पहला विषम धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक हमारा x है। पहला धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा है, x मान लिया। तो अगला विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, एक चीज देखो, एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारी पहली विषम संख्या 1 है, तो उसमें क्या जोड़े कि हमें अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाए। देखो विषम में हमेशा अगर विषम जोड़ोगे, मान लो 3 जोड़ा तो क्या आएगा, सम आएगा। लेकिन हमें संख्या कैसी चाहिए, विषम ही चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि हमें विषम में सम संख्या जोड़नी पड़ेगी, तभी हमारे पास क्या प्राप्त होगा, विषम ही प्राप्त होगा। तो विषम में हमें कैसी संख्या जोड़नी पड़ेगी अगला पद निकालने के लिए, सम। विषम प्लस सम कितना प्राप्त होता है हमें, विषम। एग्जांपल दे दिया, एक विषम संख्या, दो सम संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 कैसी प्राप्त होगी संख्या, विषम। तो इसका मतलब अगली हमें दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक या दूसरी संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x में 1 मत जोड़ देना। 1 जोड़ोगे तो किसी भी विषम में विषम जोड़ते हो तो क्या आता है, सम आ जाएगा। विषम में विषम, देखो एग्जांपल दिया था मैं, 1 + 3 क्या आएगा, 4। इसलिए हमें अगर विषम का, विषम संख्या में विषम कुछ जोड़कर विषम ही प्राप्त करनी है, तो इसके लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, सम संख्या जोड़नी पड़ेगी। और छोटी छोटी सम संख्या क्या होगी हमारी, धनात्मक में 2 हो गई। ठीक है, सार्थक संख्या की बात चल रही, x + 2। तो पहली संख्या में मान x, दूसरी होगी हमारी x + 2। अब इसमें बोला है कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। जिनके वर्गों का योग का मतलब ये है कि दोनों संख्याओं का वर्ग करो और उन्हें जोड़ दो, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 290 प्राप्त होगा। तो दोनों को वर्ग किया तो कर लो, प्रश्नानुसार लिख देते हैं। देखो पहले का वर्ग किया, पहली संख्या का, प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। दूसरी संख्या कितनी है, x + 2 का वर्ग। दोनों संख्याओं का वर्गों का योग क्या आएगा, 290। दोनों के वर्गों का योग क्या प्राप्त होना चाहिए, 290 प्राप्त हो रहा है। तो दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उनका वर्ग करो, अलग अलग वर्ग किया, और दोनों को जोड़ोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 290। तो प्रश्न समझना जरूरी है कि हमने पहली विषम धनात्मक पूर्णांक x मान लिया, दूसरा x + 2 मान लिया, दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्रश्न में बोल रखा है 290, तो हमने लिख दिया दोनों के वर्गों का योग 290। अब इसको सामान्य विधि से हम हल कर लेते हैं, सर्वसमता लगा के। और द्विघात का जो है गुणनखंड विधि, इसमें एक मैं गुणनखंड विधि बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो x², ये x + 2 का होल स्क्वायर है, ये सर्वसमता कौन सी लग जाएगी, a + b का होल स्क्वायर। a को, x को मान लो a और 2 को मान लो b। तो a + b का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, सब लोग जानते हो, a² + b² + 2ab। 2ab को पहले भी लिख सकते हैं। तो a हमने माना x को, b माना है 2 को, तो
a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा a गुणा b, a के स्थान पर रख दो x गुणा b कितना है 2 बराबर किसके मिल गया हमको 290। सरल समता लगा दी a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2 का वर्ग होता है 4, 2 गुणा x गुणा 2, 2 गुणा 2 करोगे तो 4 और 4 का गुणा x से करोगे तो 4, 2x 2, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा x 4 बराबर किसके मिल गया 290 के मिल गया, बराबर में किसके मिल गया 290 के। अब इसका कर लेते हैं 290 का हम पक्षांतर, 290 का क्या कर लेंगे पक्षांतर, 290 प्लस का है तो पक्षांतर के बाद किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। देखो कैसे 2x स्क्वायर, पहले 4x को ले लेता हूं, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4x प्लस 4 माइनस 290, 290 प्लस का था पक्षांतर के बाद किसका हो गया माइनस का। 4 में से 290 घटाएंगे तो 290 बड़ा है लेकिन माइनस का, 290 में से 4 गए कितने बचे 286, 4x माइनस के 286 कितने बच जाएंगे 290 में से 4 गए तो 286, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा तो माइनस के 286। अब इसकी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हमें काम कर लेते हैं। देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा ओवेनिस्ट 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर निकालेंगे तो x स्क्वायर, किसी भी संख्या में से किसी भी पदों में से ओवेनिस्ट लेने का मतलब होता है उसमें उस संख्या का भाग दे रहे होते हैं, क्या दे रहे होते हैं भाग। 2 इसमें से भाग दिया बाहर निकाला तो 2 में 2 का भाग गया एक बार, 4x में से 2 बाहर निकालोगे तो कैसे आएगा 2 दूनी 4, 4 में 2 का भाग गया तो 2 दूनी 4। इसी तरीके से 286 में से भी 2 बाहर निकालो तो 286 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा भाग, 2 एकम 2, 2 चौका 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 143 बराबर 0, कितना आ गया बराबर में 0। इस 2 को भेज देते उधर, संख्या गुणा में तो पक्ष बदलेंगे तो भाग में जाएगी, और 0 में किसी संख्या का भाग दोगे तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0 बटा 2, और 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 0 ही प्राप्त हो जाएगा। अब इसको देखो तुम चाहो तो मैंने 2 विधि तुम्हें बता रखी है, उनमें से किसी से कर सकते हो, ठीक है तुम्हारे पास विधि खूब सारी, लेकिन वो थोड़ी विधि पड़ती बड़ी। एक तुम्हारे पास कौन सी है श्रीधराचार्य, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि। इसके लिए हम करेंगे गुणनखंड विधि का प्रयोग। तो इसमें गुणनखंड विधि जो कि तुम अगली में पढ़ने वाले हो उसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखो गुणनखंड विधि करते कैसे हैं, x स्क्वायर का गुणांक क्या कितना है 1 है, 1 का मतलब कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है। ये x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है, x का गुणांक b, इसका मतलब b कितना है हमारा 2, अचर पद कितना है हमारा 143। a का गुणा करो c से, x स्क्वायर का गुणांक 1 है और ये हमारा अचर पद 143 है, 1 का गुणा 143 से करोगे तो कितना आएगा 143 हो गया। तो पद सीख लो विधि, अगर गुणनखंड विधि किसी में लगानी है तो x स्क्वायर का गुणांक क्या गुणा अचर पद से करो, a का गुणा c से करो, क्या करो a का गुणा c से करो 143 मिल गया। और इसका करते हैं हम टुकड़े, इसके क्या कर देंगे टुकड़े कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इसके, और उनसे हमें उन टुकड़ों से हमें 2 बनाना है, ये बीच की संख्या बनानी होती है 2x। देखो कैसे, इसमें 11 का भाग दे दूं वैसे तो जाएगा नहीं, 11 को 11 3 बचे 11 किया 33, 143 में 11 का भाग दिया तो 11 में 11 3 हाथ से 11 की 33। इसी तरीके से 13 में 13 का भाग देंगे 1 और, तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए 11 और 13। 11 और 13 से हम 2 किस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन 2 प्लस का बनाना है, 2 एक्स्ट्रा नहीं बीच का। 13 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे 2 बचेंगे, वो भी कितने प्लस के, तो इसके 2 गुणनखंड कर लेते हैं। देखो कैसे,
नहीं तो तुम अगर चाहो तो प्रयास कर सकते हो, तुम्हें दो विधि बता दी है, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य, वो थोड़ी बड़ी पड़ी ना, कर सकते हो प्रयास। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को क्या लिख सकता हूँ, 13 और 11 बनाए थे गुणनखंड, 13 x साथ में लगा दो माइनस 11। देखो हमने कोई परिवर्तन किया क्या, 13 में से 11 गए तो कितने बचे, 2x, जैसा है वैसा ही छोड़ दिया, माइनस 143 बराबर 0। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर है या एक्स है, तो पहले दोनों पदों में से तो कॉमन आ जाएगा एक्स, बाहर निकाल दो, एक्स बाहर निकालेंगे तो यहां बच जाएगा एक्स और यहां बच जाएगा प्लस के 13। इसी तरीके से पीछे वाले दोनों पदों में से क्या कॉमन ले लूं, 11 कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेता हूं 11, और साथ में माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस हट जाएगा दोनों में से, प्लस के हो जाएंगे। इसमें से 11 कॉमन ले लिया तो यहां तो बच गया x, और इसमें से 11 कॉमन लेने का मतलब है 143 में किसका भाग दोगे, 11 का। किसी भी संख्या को वेनिस्ट लेते हैं, इसका मतलब उन पदों में उस संख्या का भाग दे रहे होते हैं। तो 11 से 11 3 बचे, 11 से 33 कितना आ गया 13 प्लस के 13, तो यहां से 11 कॉमन लिया तो क्या बचा प्लस के 13 बच गए। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं हम। देखो दोनों में से वेनिस्ट क्या आ रहा है, x प्लस 13 आ रहा है, दोनों में से क्या वेनिस्ट आ रहा है, x प्लस 13, x प्लस 13 दोनों में से बाहर लिया तो यहां तो बच गया x और दूसरे पद में क्या बच जाएगा माइनस के 11 बराबर 0। x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो के समान रख दो, अलग अलग जीरो के बराबर रख दो, इतना निकाल देता हूं। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रखो, x प्लस 13 बराबर 0 और x माइनस 11 बराबर 0। यहां से देखो 13 का कर दो पक्षांतरण, तो पक्षांतरण के बाद चिन्ह बदल जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस के 13। ठीक है, माइनस 11 का कर दो पक्षांतरण, तो माइनस 11 पक्षांतरण के बाद किसका हो जाएगा प्लस का 11, तो एक तो हो गया माइनस 13 और प्लस 11, तो हमारे ये दो हल हो जाएंगे, दो मूल हो जाएंगे, एक तो माइनस 13 और एक 11। यही हमारे क्या होते हैं प्रश्न के हल होता है, क्योंकि जो कौन सी है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के कितने हल मिलते हैं, हमेशा दो हल मिलते हैं, तो दोनों हल मिल गए माइनस 13 और 11। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अब एक चीज ये ध्यान दो, इसने बोला है कि हमें विषम धनात्मक पूर्णांक पूछे, लेकिन केवल विषम धनात्मक पूर्णांक पूछे। कैसे पूर्णांक पूछे, धनात्मक, तो धनात्मक पूर्णांक पूछे तो x का मान ऋणात्मक हम ले सकते हैं क्या, ध्यान दो, इसने बोला था कि हमें विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो विषम तो दोनों है लेकिन ये कैसा है, ऋणात्मक हो गया, तो ये तो होगा नहीं। अतः हमारा पहली जो संख्या होगी ना, पहली संख्या क्या दे रही है हमको, x है, x मानी थी ना, वो तो होगी हमारी 11x बराबर, और हमारी जो दूसरी संख्या थी वो हमने क्या मानी थी, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक x प्लस 2, क्या मानी थी x प्लस 2। x प्लस 2 में x के स्थान पर क्या रख दोगे, 11 प्राप्त हुआ, तो x की जगह 11 रखा, तो 11 प्लस 2 किसके बराबर हो गया 13 के, तो हमारे कितने आंसर हो गए, दो हो गए। एक तो पहली हमारी धनात्मक पूर्णांक होगा 11 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा हमारा 13। ध्यान रखना ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे मैंने बता दिया, वैसे तो उत्तर है इसका, लेकिन माइनस 13 ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, बात समझ में आ गई, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या दे रखा है, 45 दे रखा है, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना दे रखा है, 4 गुना दे रखा है। ठीक है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो छोटी और बड़ी संख्या मान लेते, कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन करो, माना बड़ी संख्या मान लो y और छोटी संख्या क्या मान लो x, तुम कुछ भी मान सकते हो लेकिन रखना उसी हिसाब से, छोटी संख्या क्या मानी x मानी, बड़ी संख्या y, छोटी संख्या x। दोनों के वर्गों का अंतर 45 है,
ध्यान रखना है अगर दोनों के वर्गों का अंतर देखो तो क्या रखना है, बड़ी संख्या का वर्ग आगे रखना है। तुम्हें पता है अगर दो संख्या दे रखी है 1 और 2 तो हमेशा अगर वर्गों का अंतर करोगे तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो वर्गों का अंतर धनात्मक केवल तभी आता है जब बड़ी संख्या आगे रहती है। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर पढ़ो, इसको दोनों संख्याओं का वर्ग करो, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, दोनों का वर्ग किया अंतर कर दिया, अंतर का मतलब घटा दे। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 45, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसके बराबर दे दिया 45, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगला देखो अगली लाइन दे रखी है, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितने गुना है 4 गुना है। तो ध्यान दो इधर प्रश्न उत्तर लेते हैं, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है हमारी x, तो जो पढ़ते जाओ तुरंत लिखते जाओ, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है हमारी y, बड़ी संख्या का 4 गुना, 4 गुने का मतलब है बड़ी संख्या को अगर 4 से गुणा करें तो वो छोटी संख्या के वर्ग के बराबर आएगा। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितने गुना है 4 गुना है। तो ये दो समीकरण बनेंगे। तो दोबारा देख सकते हो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं का वर्ग किया और उनको घटाया, वर्गों का अंतर कितना है 45, और साथ में अगला है बड़ी संख्या, देखो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना, छोटी संख्या का वर्ग किया बड़ी संख्या का कितने गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। और हमें x और y के मान निकालने, तो पहले समीकरण नंबर 2 से मैं x स्क्वायर का मान किस में रखूं समीकरण नंबर 1 में। देखो समीकरण 2 व 1 y स्क्वायर माइनस समीकरण 2 से x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 4y, x स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूं मैं 4y माइनस 4y बराबर 45, कितना हो गया 45 का कर देते हैं पक्षांतर, 45 प्लस का है तो पक्षांतर के बाद किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 45 बराबर 0, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 45 बराबर 0। अब इसका हम कर सकते हैं सीरीज आचार्य से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसके गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। इसके लिए वही हमारा चलेगा x स्क्वायर का गुणांक हमारा वो तो a होता था, लेकिन यहाँ x की जगह y आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, y स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा a, तो इसका मतलब हमारा a कितना 1 है, कुछ नहीं है, और अचर पद होता है हमारा c, तो a और c का गुणा करते हैं, तो 1 का गुणा 45 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। इसका हम गुणनखंड करके हमें क्या लाना है 4 लाना है। इसके गुणनखंड करो, देखो 3 पंजे 15 दी 45, 3 पंजे 15, जानती हो बाजू गुणनखंड 5। ठीक है, अब देखो इसमें भी हमारे पास 3 मिल गए, तो किन्हीं भी दो के जोड़े अलग बना लो, 3 को साथ में रख लेता हूँ, 5 को साथ में रख लेता हूँ। देखो 3 गुणा 3 करोगे कितना आएगा 9, और 1 बच गया 5, 9 और 5 से ऐसा कुछ बनाओ कि 4 आ जाए, लेकिन 4 किसका आना चाहिए माइनस का। अगर मैं 9 माइनस 5 बनाऊं तो प्लस का 4 आएगा, तो इसलिए 9 को बड़ा रख लो और 5 को छोटा, तो माइनस 9 प्लस 5, तो 9 और 5 से बन गए जोड़े, 9 पंजे 45 है, देख लो अभी परिवर्तन कुछ नहीं आया। ठीक है, तो 9 और 5 से बना लेना। ठीक है, तो इस तरीके से उनके बाद गुणनखंड करो, उनमें से भी कुछ जोड़े लेके जोड़ और घटाव करके ध्यान रखना, जो जोड़े में साथ में लेते हैं उनका तो गुणा करते हैं, दोनों अलग अलग जोड़ों को, जैसे 9 और 5 अलग अलग जोड़े उनको हमने जोड़ना या घटाना है और फिर बनाना। ठीक है, तो देखो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 5y, y साथ में लगा दे, माइनस 9 से 5 के कितने बचते हैं -4। ध्यान रखना हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जितना जोड़ते हैं उतना घटाते हैं, -9 से 5 जाएंगे तो -4 जाएंगे, लेकिन इसके 2 टुकड़े कर देंगे, -45 बराबर 0। पहले वाले में से क्या कॉमन आएगा, दोनों पदों में से y कॉमन आएगा, तो y बाहर निकालो, तो क्या बच गया, आगे वाले पद में तो बच गया y, और पीछे वाले पद में क्या बच जाएगा -9, पीछे वाले पद में बच जाएगा -9 प्लस
पीछे के दो पदों में देखो ये 5 कॉमन आ गए और 5 इसमें से कॉमन निकालेंगे, 45 में 5 का भाग देंगे कितना है, 5 9 45 का मतलब 5 कॉमन आ रहा है। यहां से हमने 5 बार निकाला, 5 बार निकाला तो इस पद में क्या बच जाएगा y, और यहां से 5 बार निकाला तो 5 9 45, यहां क्या बच जाएगा -9 बराबर 0। इन दोनों में से क्या वेनिस्ट आ रहा है, देखो y -9, दोनों में से बाहर निकाल लिया, y -9 बाहर निकाला, दोनों में से y -9 वेनिस्ट ले लिया, तो यहां तो बच गया y, यहां क्या बच जाएगा प्लस के 5 y, यहां बच गया प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, अब ये दो गुणनखंड हो गए, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखो, y -9 बराबर 0 और y + 5 बराबर 0। ठीक है, -9 का पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण के बाद -9 किसका हो जाएगा प्लस का, +5 का पक्षांतरण करेंगे तो +5 पक्षांतरण के बाद किसका हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास y के मान आ गए 2। अब हमें यहां से निकालना है x का मान निकालना है, हमें किसका मान निकालना है x का मान निकालना है। देखो सबसे पहले y बराबर 9 पर समीकरण नंबर 2 से निकाल लेता हूं। देखो समीकरण नंबर 2 कितनी हमारी x² बराबर 4 है, इससे भी निकाल सकते हो लेकिन थोड़ा बड़ा पड़ेगा, x² बराबर 4y है तो इससे निकालो x का मान, y बराबर 9 किस में रख दो समीकरण नंबर 2 में, x² बराबर 4 गुणा y के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, देखो x² बराबर 4y, y के स्थान पर 9 रखा, 4 9 36, तो x² बराबर क्या आ गया 36 आ गया, 4 9 36। ठीक है, इसका ले लेते हैं दोनों तरफ वर्गमूल, वर्गमूल लोगे तो x² और 36 का वर्गमूल ले लिया। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा x, 36 का वर्गमूल, ध्यान करो किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल लेते हैं तो उससे दो संख्या मिलती है, +6 और -6। 36 का वर्गमूल 6 होगा लेकिन +-6, तो y बराबर 9 के लिए x के मान कितने मिल गए +-6, दो मान मिल गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये x बराबर 6 पर भी 9 और x बराबर -6 पर भी 9 है। ठीक है, अगला हम रख लेते हैं y की जगह क्या -5, -5 हम रख नहीं सकते, देखो कैसे, समीकरण 2 से x² बराबर 4 गुणा y, 4y है तो y के स्थान पर रख दो -5, 4 गुणा 5 करोगे तो क्या आ जाएगा -20, क्या आ जाएगा -20, मारा देता हूं, x² बराबर 4 गुणा -5 किया तो कितना आ गया -20। इसका ले लेते हैं वर्गमूल। अब समस्या हमारे लिए ये आती है कि x² का वर्गमूल हम ले सकते हैं लेकिन -20 का वर्गमूल कैसे, अगर वर्गमूल में माइनस आ जाता है तो वो कैसा हो जाता है काल्पनिक, तो इससे हमें जो x का मान आएगा ना वो कैसा मान आएगा काल्पनिक। अतः हमारे लिए y का तो केवल एक मान मिला है, तो 9x के कितने मान हो सकते हैं, दो मान हो सकते हैं, +6 और -6। ठीक है, तो छोटी संख्या तो हमारी देखो, बड़ी संख्या और छोटी संख्या देखो, बड़ी संख्या तो हमारी 9 होगी और छोटी संख्या हमारी क्या होगी 6, या फिर दूसरी हो सकती है हमारी -6, दो ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारे लिए दे रखा है अगला, 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। ठीक है, तो हम इसको पहले सजा लेते हैं। देखो सॉल्यूशन, 16 को कितने भागों में विभाजित करना है, 2 भागों में विभाजित करना है, एक छोटा भाग होगा एक बड़ा भाग होगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं, माना बड़ा भाग कितना है हमारा x है, हमारा बड़ा भाग कितना हो गया x हो गया, तो जो हमारा छोटा भाग होगा वो कितना होगा, देखो छोटा भाग कितना होगा हमारा, इसने कहा है कि 16 को 2 भागों में विभाजित करना, मतलब पहला भाग x होगा तो दूसरा किसमें से घटाना पड़ेगा हमें निकालने के लिए 16 में से, पहला x है तो दूसरा 16। उदाहरण देते हैं, अगर मान लो मैं कह दूं पहला भाग 10 है
तो दूसरा भाग क्या होता, हम कैसे निकालते, 16 में से 10 घटा के दूसरा भाग हमारा क्या आ जाता 6। तो इसीलिए हमारा छोटा भाग किसमें से घटाना पड़ेगा, हमको 16 में से घटाना पड़ेगा। यदि बड़ा भाग x है तो छोटा भाग 16 माइनस x होगा। अब देखो हम कर लेते हैं, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, समझते जाना, प्रश्न पढ़ते जाना, सवाल करते जाना। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग कौन सा माना हमने x, बड़े भाग का वर्ग किया और उसका कितना गुना कर दिया 2 गुना। तो ध्यान करो, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग का वर्ग किया फिर 2 गुना किया। प्रश्न पढ़ते जाओ लिखते जाओ। 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 लिखेंगे, छोटे भाग के वर्ग से छोटे भाग, छोटा भाग हमारा 16 छोटे भाग के वर्ग से छोटे भाग का वर्ग किया, कितना अधिक है 164। अधिक का मतलब होगा हमें कितना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग किया, उससे कितना अधिक है 164 अधिक है। तो बात समझ में आई। दोबारा देखो, पढ़ते जाओ। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग का वर्ग किया, बड़ा भाग x है, इसका वर्ग का 2 गुना का मतलब उसको 2 से गुना किया, किसके बराबर होगा, छोटे भाग के वर्ग से 164। छोटा भाग कितना 16 माइनस है, छोटे भाग का वर्ग किया तो उससे अधिक का मतलब होता है जोड़ना होता है उसमें। तो छोटे भाग के वर्ग में कितना जोड़ते हैं 164। अब ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान देते हैं, 2x² बराबर 16 माइनस x² प्लस 164, इसको हल कर लेते हैं, इसमें लगा लेते हैं सर्वसमता, ठीक है। 2x² बराबर, ये हमारा 16 को मान लो a और इसको मान लो b, तो हमारी कौन सी सर्वसमता लगेगी, a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a माना हमने 16 को, तो a का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर प्लस b माना हमने x को, तो b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 गुना a कितना है 16 और b की जगह कितना लिख दोगे x, 2ab। फॉर्मूले में सजा दिया, a माना 16 को, तो a का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2a गुणा b, ठीक है। बराबर किसके दे रखा है 164 के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। देखो 2x² बराबर 16 का वर्ग होता है हमारा 256, कितना हो जाएगा 256 प्लस x का स्क्वायर x², 2 गुणा 16 गुणा x है, 2 गुणा 16 करेंगे कितना आएगा 32 आएगा, तो माइनस की 32 x हो गया, ठीक है, प्लस 164। अब एक चीज और, इसको हल कर लो, फिर इसका कर देंगे हम पक्षांतर। 2x² बराबर 200, देखो संख्या को जोड़ लेते हैं, 256 में 164 जोड़ोगे तो कितना आएगा 256 और 4 260, 320, 420 आएगा, कितना आएगा 420 आ गया, प्लस x² माइनस 32 x माइनस 32। इस पूरे पद का कर देते हैं तीनों पदों का पक्षांतर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x² को हम धनात्मक रख लेंगे, 2x² सबका पक्षांतर कर दिया, 420 इधर गया तो किसका हो गया माइनस का 420, x² इधर गया तो चिन्ह बदल गया माइनस का x², माइनस 32x माइनस का, तो पक्षांतर के बाद चिन्ह बदल जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 32x, ये हो गया। अब देखो 2x² और माइनस x², 2x² में से x² गए जो कितने बचे x² बचे, एक x² प्लस 32x, x को पहले लिख लेता हूं, माइनस 420, 420 किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस 420 बराबर 0। अब वही तरीका, या तो तुम श्रीधराचार्य सूत्र से निकाल सकते हो, श्रीधराचार्य सूत्र, x² का गुणांक होता है a बराबर 1, x का गुणांक होता है b बराबर 32, c होता है हमारा माइनस के 420, लेकिन ये बड़ा पड़ेगा तो हम किस विधि से निकालेंगे, गुणनखंड से। देखो कैसे, x² का गुणांक हमारा a होता है, a हो जाएगा हमारा 1, अचर पद हमारा c कितना हो गया 20, मैंने बताया था ना a व c को गुणा करो उसके गुणनखंड करने हैं, a और c का गुणा किया तो 420 आया, 420 को गुणनखंड कर रहे हैं,
गुणनखंड तुम पूरे कर सकते हो, लेकिन मैं सीधा लिख देता हूँ। देखो कर सकते हो वैसे, 2 दूनी 4, 210, 3 से ले लो, 3 7 21 हो गया। चलो एक बार रह गया, 2 से और ले लो, 2 से दोगे कितना आएगा, 10 2 20 105। अब 3 से दे लो, 3 9 3 5 15, 5 से 7 बार, 7 से 1 बार। अब इसमें भी जोड़े बनाने, देखो हम बना लेते हैं। देखो 2 3 और 7 को एक साथ रख लेते हैं, और 5 और 2 को एक साथ रख लेते हैं। देखो कैसे, 2 3 6 6 7 42, तो 5 और 2 एक साथ रख लिए तो 5 दूनी 10। 42 और 10 से देखो 120 ही बन रहा है, 42 गुणा 10, इसके गुणनखंड कितनी है। 42 में से 10 घटाएंगे तो 32 आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब घटाने पर बन रहा है। तो 42 को धनात्मक रखो, 10 को ऋणात्मक। 42 में से 10 घटा दो, बन गए जोड़े। बना लेते हैं, देखो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। ध्यान रखना है, गुणनखंड का मतलब होता है गुणनखंड विधि से इस x वाले के ही टुकड़े करने। तो x वाले के टुकड़े करने का तरीका होता है a को c से गुणा करो और उसी के गुणनखंड करो। उसी के गुणनखंडों में से हमें बनाना होता है, जोड़ या घटाव करके। इसको लिख सकता हूँ 32x को 42 माइनस 10, 42x माइनस 10x माइनस 420 बराबर 0। ध्यान दो, पहले दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x बाहर निकालो। x बाहर निकाला तो पहले तो बच गया x, और ये पीछे दूसरे वाले में बच जाएगा 42। ठीक है, इसी तरीके से पीछे के दो में क्या कॉमन आ जाएगा, 10 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 420 में भी 10 का भाग जाएगा। यहाँ से माइनस 10 बाहर निकाले, कितना बाहर निकाले, यहाँ से माइनस के 10। माइनस बाहर निकाला तो माइनस वाले से प्लस के हो जाएंगे, प्लस x। 420 में 10 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 42 बार। कितनी बार जाएगा, 42। देखो मैंने कहा था ना, जो कॉमन लेते हैं वैनिश लेते हैं, इसका अर्थ होता है भाग दे रहे होते हैं। इसका कितना बच गया, 42। माइनस लिया है तो इसलिए माइनस का प्लस हो गया, बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 42। दोनों में से बाहर निकाल लो, x प्लस 42। x प्लस 42 बाहर निकाला तो यहाँ तो बच गया x, यहाँ बच गया माइनस के 10 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो। x प्लस 42 को 0 के बराबर रख दिए, एक रख दिया x माइनस 10 को 0 के बराबर रख दिया। ठीक है, अब बड़े का छोटे भाग निकाल दें। देखो यहाँ से 42 का पक्षांतर कर दूं तो x बराबर माइनस के 42, और यहाँ से माइनस 10 का पक्षांतर करूं तो माइनस 10 पक्षांतर के बाद कितना हो जाएगा, प्लस का 10। ध्यान रखना है x बराबर माइनस 10 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान। अब तक 2-3 प्रश्न है उनमें माइनस के मान लिए, उसका कुछ ना कुछ कारण है। ध्यान रखना, माइनस के मान ले सकते हैं और यहाँ माइनस तक में मिलेंगे। एक चीज देखो, अगर मान लो बड़ा भाग माइनस का x मान लेते हैं तो दूसरा क्या आएगा, 16 में से 42 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 तो कुल मिला के इसका योग ही है ना। हम जो बांट रहे हैं वो संख्या 16 को ही 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं, तो 16 से बड़ी तो वैसे ही नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो ये प्लस 42 होता तो भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ x बराबर कितना मिल गया हमको, 10 मिल गया। x बराबर 10 मिल गया, इसका मतलब बड़ा भाग हमारा कितना मिल गया, 10 मिल गया। तो छोटा भाग देखो, यहाँ से देखो बड़ा भाग हमारा x हो गया, x बराबर कितना मिल गया, 10। छोटा भाग यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 माइनस x, 16 माइनस x की जगह रखेंगे 10, 16 में से 10 लेके कितने बचे, 6। तो बड़ा भाग हमारा 10, छोटा भाग कितना हो जाए, 6। आज के लिए इतना, धन्यवाद। ठीक है, पढ़ते रहो।